सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ पंपिंग स्कीम्स, एकदम से मल्टी लेवल सिस्टम्स फॉर अटेंडिंग कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स है उसके बेसिस पे हम पंपिंग स्कीम्स को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स के लेजर सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये पंपिंग स्कीम्स का मालूम है कि पंपिंग से हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन को गेन कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर मल्टी लेवल सिस्टम्स का मतलब क्या है कि मोर देन टू या फिर टू और मोर देन टू एनर्जी लेवल्स उसमें एग्जिस्ट करता है, तो उसमें हमें चेक करना है कि हम उसे लेजर गेन कर सकते हैं कि नहीं, राइट। तो एनर्जी लेवल के बेसिस पे यहाँ पर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितने कैटेगरी में लेजर सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द लेजर एक्शन, laser system that is categorized in three ways. First one is two energy level system, right, and second one is three energy level laser system, and the third one is four energy level laser system. तो यहाँ पर अब क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या हम टू एनर्जी लेवल लेजर सिस्टम में यहाँ पर कह तो दे रहे हैं, बट क्या हम यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को गेन कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। थ्री एनर्जी लेवल लेजर सिस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दोनों चीज समझ में आ जाना है तो आपको कोर्स को तो कुछ ज्यादा हम उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ब्रीफली हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, और आई होप कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है बेसिक फिनोमेना एंड बेसिक प्रोसेस जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उसके बारे में डिटेल आपको नॉलेज है, तभी ये सब चीजें समझ में आनी है, राइट। अदरवाइज नहीं समझ में आना है, राइट। तो उसको आप एक बार गो थ्रू हो जाए इसको पढ़ने से पहले, राइट। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पहले उसको पढ़ लें, उसके बाद उसको, राइट। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन बताए तो जरूर आप पूछें। देखें, टू एनर्जी लेवल लेजर सिस्टम्स, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि अगर किसी एनर्जी लेजर सिस्टम जिसमें हम बात कर रहे हैं जो टू लेवल, थ्री लेवल और फोर लेवल, राइट, ये आगे चल के हम कहेंगे कि इससे हम लेजर सिस्टम गेन नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने एनर्जी लेवल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे उसी को हम कह सकते हैं कि दैट इज टू एनर्जी लेवल। अगर मान लीजिए कि दो एनर्जी लेवल्स उसमें इन्वॉल्व है और लेजर प्रोसेस के लिए, तो उसको हम टू एनर्जी कह देंगे। अगर वो थ्री एनर्जी लेवल्स उसमें इन्वॉल्व है लेजर प्रोसेस के लिए तो उसको थ्री एनर्जी लेवल्स कह देंगे। अगर फोर एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व है लेजर एक्शन के लिए तो उसको हम फोर एनर्जी लेवल स्कीम्स कह सकते हैं या लेजर सिस्टम कह सकते हैं। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, राइट। सो टू energy level laser system, if only two energy levels are involved in the laser action, the laser system that is known as two energy level laser system. Simple definition है इसका, right। इसी तरह से आप सेकंड थर्ड को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। So in this system, enough population inversion cannot be achieved and hence it does not lead to a laser action. ये बहुत डिटेल में मैं अभी बॉदर करने जा रहा हूँ कि इस टू एनर्जी लेजर सिस्टम में, टू एनर्जी लेवल लेजर सिस्टम में हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव नहीं कर सकते हैं, जैसे भी कोशिश कर लें। और फिर अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो कि प्री कंडीशन है लेजर अचीव करने के लिए, और पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तभी स्टिमुलेटेड नेक्स्ट फिनोमेना होगा। अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा तो फिर लेजर लाइट जो है वो एनर्जी जो है वो उसमें एम्पलीफाई, ऑप्टिकल कैविटी के साइड में लाइट एम्पलीफाई नहीं हो पाएगी, राइट। सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट लीड टू अ लेजर एक्शन। तो इसको और भी कई सारे रीजन के थ्रू हम यहाँ पर बॉदर करेंगे कि वाकई में क्या रीजन है कि हम टू एनर्जी लेवल सिस्टम्स को एज अ लेजर उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उससे हम लेजर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पर टू एनर्जी लेवल्स को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा हूँ। फर्स्ट वन इज लोअर लेवल दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एंड द नंबर ऑफ atoms in the ground state that is n1 and the energy level that is represented by E1. कहीं अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये E0 भी लिखा रहता है, राइट। तो
उससे फर्क नहीं पड़ता, उस ग्राउंड स्टेट को जस्ट E0 से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर हमने E1 से रिप्रेजेंट किया है। तो नेक्स्ट जो हायर एनर्जी लेवल्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E2 और उसका जो पॉपुलेशन है दैट इज N2। So we can say this is the excited state। और यहाँ पर डेल्टा E2 है दैट इज द स्प्रेडिंग ऑफ हायर एनर्जी लेवल। स्प्रेडिंग लेवल है ना, हम कहते हैं ना कि स्प्रेडिंग होती है कोई भी डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होते हैं, अलग अलग एनर्जी स्टेट्स होते हैं। तो ये एनर्जी का वेरिएशन है इधर वाई एक्सिस में, राइट। सो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। Here E1 and E2 that is the two energy levels having population density N1 and N2 respectively, that means N1 E1 state में है और N2 population density जो है वो that is in E2 energy states। So as we know that for population inversion क्या condition हमें मालूम है कि population inversion क्या होता है कि एक ऐसा स्टेज उस सिस्टम एक्टिव मीडियम के इनसाइड में कि दो एनर्जी लेवल्स के इनसाइड में, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो हायर एनर्जी लेवल्स है वहां पर नंबर ऑफ एटम्स यानी डेंसिटी जो है एटॉमिक डेंसिटी है दैट शुड बी हायर देन द लोअर एनर्जी स्टेट्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, N2 ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन N1, यानी कि यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट्स में E2 स्टेट्स में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू N1, तभी पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को हम अचीव कर सकते हैं। अब इसको हम कब पॉसिबल कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। Which is possible only when E2 is populated at a faster rate than it decays to a lower level। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है फास्टर रेट से हो, ऐसा नहीं कि यहाँ से एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन किया, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन हुआ, राइट, एब्जॉर्प्शन हुआ और इमीडिएटली वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एटॉमिक सिस्टम को स्टे करना चाहिए, यानी कि इसमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर इसको हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इसको हम पंप कर रहे हैं तो इस एनर्जी को एटॉमिक सिस्टम एब्जॉर्ब करके कहाँ पर जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट्स में है। तो ये सारे के सारे एटॉमिक सिस्टम क्या हो जाने चाहिए यहाँ पर, मतलब उसमें डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पर कम हो और यहाँ पर ज्यादा हो, राइट। तो पॉपुलेशन जो यहाँ पर हो फास्टर रेट का होना चाहिए। E2 is populated at a faster rate than its decay to lower level, यानी कि जो इसका डीके है यहाँ से स्पॉन्टेनियसली ये डीके कर सकता है, स्पॉन्टेनियसली यहाँ से ट्रांजिशन कर सकता है। इतने टाइम के बाद 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये एटॉमिक सिस्टम यहाँ पर ट्रांजिशन कर सकता है, राइट। सो that system that is the stay time or delta T, you can say lifetime at upper level E2 must be longer। क्या होना चाहिए अभी यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर पॉपुलेशन मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, हायर एनर्जी लेवल का जो स्टे टाइम है, यू कैन से लाइफ टाइम है, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, राइट। सो दैट कि वहां पर वो ज्यादा स्टे कर सकता है। तो उससे जो होगा, ये टाइम अगर ज्यादा होगा तो ये जो एटम्स यहाँ से ट्रांजिशन कर रहे हैं, एटॉमिक ट्रांजिशन कर रही हैं, तो यहाँ पर एटॉमिक सिस्टम की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन हम अचीव कर सकते हैं, और पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो फिर स्टिमुलेटेड इमिशन हो गई, राइट। वो स्टिमुलेट कर सकते हैं हम फोटोन को इंसिडेंट करके, या फिर उसमें से कोई सा भी फोटोन कोई भी एटॉमिक सिस्टम स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा और वो फोटोन इमिट करेगा, उस फोटोन से फिर बाकी के एटॉमिक सिस्टम स्टिमुलेट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैथमेटिक्स से इवन हम लोग फिजिक्स पढ़ रखे हैं, फिजिकल लॉ पढ़ रखे हैं, उससे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में भी इवन पढ़ रखे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि the uncertainty in energy and time that is of the order of h cut। h cut is equal to h upon next step में h cut नहीं लिखा है, राइट। तो h cut is equal to h upon 2 pi, राइट। तो ये सारा आपको मालूम है। तो डेल्टा E क्या है, that is the line width of higher energy level E2। यहाँ पर लाइन विड्थ रिप्रेजेंट कर रखे हैं
इस एनर्जी लेवल का लाइन वेट डेल्टा E2 है। ये थोड़ा सा ब्रॉड मैंने स्प्रेडिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं, राइट। तो उसकी वेट है डेल्टा E2, राइट। और टाइम कितना है डेल्टा, वहां पर स्टे टाइम वहां पर कितना है, लाइफ टाइम कितना है डेल्टा T। ये हमें मालूम है एनर्जी और टाइम में रिलेशन। तो इससे क्या पता चला कि देखिए एज डेल्टा T इज लॉन्गर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे कंक्लूजन हमें मिलना है। अगर ये समझ में आपको आता है तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन इससे निकल के आ रहा है कंक्लूजन। देखिए एज डेल्टा T इज लॉन्गर, यानी कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाइयर एनर्जी स्टेट्स में एटॉमिक सिस्टम का स्टे टाइम, लाइफ टाइम ज्यादा होना चाहिए, राइट। तभी पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को हम अचीव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि डेल्टा E2 शुड बी स्मॉलर। यहाँ पर एक अगर ज्यादा होगा तो एक कम होना चाहिए, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। डेल्टा E2 शुड बी स्मॉलर, यानी कि जो स्प्रेडिंग है, जो स्प्रेड है या उसकी वेट है हाइयर एनर्जी लेवल्स का, दैट शुड बी नैरो। और कितना नैरो होना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा T। ये जितना ज्यादा वैल्यू होगा, इसका स्टे टाइम ज्यादा होगा, लाइफ टाइम ज्यादा होगा, उतना ही हाइयर एनर्जी लेवल्स की जो स्प्रेडिंग होगी, जो वेट होगी, वो कम होगी। आप देखिए यहाँ पर क्या कंट्राडिक्शन हो गया। बट इफ इट इज सो then only a specific frequency photon is required for pumping। प्रॉब्लम क्या हो गया कि अगर ऐसा हो गया कि वो हाइयर एनर्जी लेवल है, तो इसका मतलब कि जो हम पंपिंग कर रहे हैं, यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशंस, सॉरी पॉपुलेशन इन्वर्जन को यहाँ पर हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही फोटोन हमें यहाँ पर इंसिडेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये जो फोटॉन्स हम इंसिडेंट कर रहे हैं, सो दैट ये फोटॉन्स इस पार्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए इसकी एनर्जी, और यहाँ पर ये ट्रांजिशन कर पाए, राइट। जो कि ये इम्पॉसिबल है कि एक हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यहाँ पर यूज कर पाए। हम लोगों ने पढ़े कि कोई भी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है, उसमें स्प्रेडिंग होती है, राइट। So it imposes another condition on pump source। इससे हमें क्या एक और कंडीशन पता लग गया कि pump source that it should be highly monochromatic, which is very difficult to achieve। हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम अचीव नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो पंप सोर्स जिससे हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को लेजर एक्शन के लिए, वो हम ऐसा कोई पंपिंग सोर्स, ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल कोई भी सोर्स ऐसा नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट वो हमें मिले, राइट। यानी कि ये पॉसिबल नहीं। और भी क्या हम मैथमेटिकली एक और टर्म बॉदर करते आए हैं, ये चीज यहाँ पर देखिए। द पंप सोर्स दैट इज रेडिएशन प्लेज टू रोल्स, वन टू एक्साइट द एटम्स। दैट मीन्स कि ग्राउंड स्टेट्स में जो एटम्स है उसको अगर हम एनर्जी देंगे तो उस एनर्जी को एटॉमिक सिस्टम एब्सॉर्ब करेगा, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे एटॉमिक में ट्रांजिशन करेगा। तो उसी को हम कहते हैं कि एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। बेसिकली वो एटम का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, वो पार्टिकल का ट्रांजिशन हो रहा है उस एटॉमिक सिस्टम के इनसाइड में। उस ट्रांजिशन में एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, उस ट्रांजिशन में एमिशन भी हो सकता है, राइट। सो सेकंड, टू इंड्यूस ट्रांजिशन फ्रॉम E2 to E1, राइट। हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन को इंड्यूस करता है पंपिंग सोर्स, ये ध्यान रखना है, राइट। देयरफॉर अपर एनर्जी लेवल E2 इज पॉपुलेटेड एंड डीपॉपुलेटेड साइमल्टेनियसली। ये भी एक यहाँ पर प्रॉब्लम आई कि जो हाइयर एनर्जी लेवल है पॉपुलेट और डीपॉपुलेट साइमल्टेनियसली होगा। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होगा कि एक ही बार हो जाना है, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज N2 इज इक्वल टू N1। यानी कि नॉर्मल स्टेट में हम कह सकते हैं कि जो हाइयर एनर्जी स्टेट्स में एटम्स हैं और लोअर एनर्जी स्टेट्स में दे आर इक्वली पॉपुलेटेड लेवल्स, hence there is no laser action in a two level laser scale, right। आप ये कह सकते हैं कि इक्वली पॉपुलेटेड होता है दोनों एनर्जी लेवल्स, इसलिए हम टू लेवल लेजर स्केल में हम लेजर को गेन नहीं कर सकते हैं,
टू एनर्जी लेवल स्कीम में हम लेजर को गेन नहीं कर सकते हैं, राइट। और सारे जो रीजन बताए उसको भी आप कह सकते हैं। इवन और भी हम जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बातें आप यहाँ पर देखिए। As we know that population of atoms in the ground state is much more than the population of atom in the excited state at room temperature, right? Even when temperature of the system is raised to very high value, that is infinite, the population of atoms in the excited state is equal to the population of atoms in the ground state. It shows population inversion is not possible even with a very strong pumping method. जितनी मर्जी हम यहाँ पर एनर्जी सोर्स जो भी पंपिंग स्कीम यूज कर लें, 4 तरह के जो हमने डिस्कस कर रखे हैं, उसके थ्रू भी इवन हम टेम्परेचर इंक्रीज कर लें, इनफाइनाइट हम इमेजिन कर लें उसका टेम्परेचर को, फिर भी टू एनर्जी लेवल सिस्टम में हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते हैं। उस केस में भी मैथमेटिक्स ये ऑलरेडी प्रूव है कि n2 = n1, राइट। यानी कि ये कंडीशन उस केस में भी पॉसिबल, राइट। n2 = n1, यानी कि उस केस में भी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा, इसका मतलब कि स्टिमुलेटेड एमिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये प्री कंडीशन है। Therefore, optical as well as other pumping space need either 3 or 4 energy level system to achieve population inversion necessary for lasing action, राइट। तो हमें लेजर अचीव करने के लिए मिनिमम कितने एनर्जी लेवल्स जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एटॉमिक सिस्टम में और सब्सटेंस में होते हैं, ये हमने कह रखे हैं, लेकिन उस लेजिंग एक्शन में, लेजर प्रोसेस में कौन कौन से एनर्जी लेवल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 3 और 4 एनर्जी लेवल्स होंगे तो उसमें हम लेजर की फिनोमेना को, लेजर प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं, लेजर को हम गेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 3 एनर्जी लेवल एंड 4 एनर्जी लेवल लेजर स्कीम। काफी चीजें क्लियर हो जानी है और ये सब अगर समझ में आएगा तभी हम हमारा जो सिलेबस का पोर्शन है सेक्शन बी, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर डिस्कस करेंगे, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस लेजर पे डिस्कस करेंगे, वो तभी समझ में आना है जब ये चीजें क्लियर होंगी आपको, है ना। नहीं तो फिर आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो बेटर है कि फिजिक्स को आप लर्न करो, फील करो, ऑब्जर्व करो और उसको समझो, है ना। बहुत ही इजी होता है ये सब टास्क, और कायदा कि इसको हम रट्टा लगाएं, है ना। तो 3 लेवल पंपिंग स्कीम इसको कह सकते हैं और 3 लेवल लेजर सिस्टम कह सकते हैं। So as we know that laser action is not possible in 2 level pumping scheme, अभी हमने जो डिस्कस किया कि 2 एनर्जी लेवल्स में लेजर पॉसिबल नहीं है, कई सारे हमने उसमें रीजंस डिस्कस कर दिए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज 2 एनर्जी लेवल्स का लेजर इज पॉसिबल, तो इसका आंसर तो ऐसे नो होगा, और उसको डिटेल में जो भी मतलब 3-4 उसमें हमने रीजन जो बताया उसमें से कोई सा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आप एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करें, जस्ट फॉर नॉलेज कि हम लोगों ने सारे पोर्शन से डिस्कस कर लिए हैं कि 2 एनर्जी लेवल्स में हम लेजर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, राइट। So but there are some materials where 3 energy levels are actively involved in laser action, right. But there are some materials where 3 energy levels are actively involved in laser action. तो ऐसा नहीं कि हम जो भी मटेरियल्स मिल जाए हमें, जो हमारे आसपास मटेरियल अवेलेबल है उससे हम लेजर अचीव कर सकते हैं, नहीं। एक नॉर्मल मटेरियल होता है और एक एक्टिव मटेरियल होता है। जो एक्टिव मटेरियल होगा वही लेजर प्रोसेस को हमें प्रोवाइड कर सकता है, लेजर उससे हम गेन कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व इन लेजर एक्शन। अब उस एक्टिव मटेरियल, जो हम एक्टिव मीडियम की बात करते हैं, जैसे कि हम रूबी क्रिस्टल यूज करते हैं, रूबी लेजर जो सॉलिड स्टेट है, गैसियस में हम हीलियम नियॉन गैस यूज करते हैं, राइट। तो वो एक्टिव मीडियम है। तो उस सिस्टम के इनसाइड में, उस गैसियस या सॉलिड के इनसाइड में जो एनर्जी लेवल
एक्टिवली उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना जिस एनर्जी लेवल्स में हो रहे हैं उसी को हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो 3 लेवल पंपिंग स्कीम का या 3 लेवल लेजर का एग्जांपल क्या है? रूबी लेजर, राइट? तो रूबी बेसिकली दैट इज द नेम ऑफ द क्रिस्टल. So let E1, E2 and E3 are the energy of ground state, metastable state and excited state respectively, right? ये हमें मालूम है कि यहाँ पर हम 3 एनर्जी स्टेट्स को यहाँ पर बॉर्डर कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी को हमने कह दिया कि ग्राउंड स्टेट्स को E1 रिप्रेजेंट कर दिया और मेटास्टेबल स्टेट्स को हमने E2 रिप्रेजेंट कर दिया और जो हायर एनर्जी लेवल्स है उसको हाईली एक्साइटेड स्टेट है उसके एनर्जी लेवल्स को हमने E3 कर दिया। ये एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है और आपको मालूम है कि इनकी जो लाइफ टाइम है, स्टे टाइम है, तो क्या होता है और मेटास्टेबल स्टेट क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट क्या होते हैं, पंपिंग क्या होता है ना? तो इन सब के बारे में बॉदर नहीं करते हैं, हम इसमें डिस्कस करते हैं किस तरह से बेसिक फिनोमेना होगा। तो जो शुरू से जो मैं बातें बताते आ रहा हूँ कि ये बेसिक फिनोमेना ऐसे होगा, एब्जॉर्प्शन ऐसे होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, वही सारा कुछ यहाँ पर आपको बॉदर करना है 3 लेवल पंपिंग सिस्टम में या 3 लेवल लेजर सिस्टम में, राइट? तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको रूबी लेजर में और 4 एनर्जी लेवल्स का जो एग्जांपल है हीलियम नियॉन लेजर, एनडीआर लेजर, उसमें भी हम ये कॉन्सेप्ट वहां पर डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, right? So we have assumed that all the atoms are in the ground state in the beginning. हम कर सकते हैं कि at the normal condition atom inside the substance that present in the ground state, right? So what will happen when we provide some energy to that system that present that system contain all the atoms in ground state? तो आप कह सकते हैं कि सर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो सकता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन का उसमें फिनोमेना हो सकता है, स्टिमुलेटेड इमिशन हो सकता है। ये आपको आइडिया आपके माइंड में आना चाहिए, right? So basically this is the interaction of radiation with material matter atomic system, right? तो वो सब चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। So most of the atoms in the ground state are pumped to the higher excited state, which is short-lived state, that is 10 to the power -8 seconds, right? हमने पंप करके, पंपिंग का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि क्रिएटिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन टू स्टेट्स। पंप क्या कर रहा है? पंपिंग यानी कि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, पावर सप्लाई यानी कि एनर्जी सोर्स है एक तरह से, जिसमें भी ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल और दूसरे सोर्सेज हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एनर्जी जो फोटॉन से यहाँ पर इंसिडेंट होगा, तो ये जो ग्राउंड स्टेट्स में जो हम एटॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये देखिए हम ये सारा कुछ क्वांटम फिजिक्स की यहाँ पर बात हो रही है, क्वांटम थिंग्स है ना? ऐसा नहीं कि ये रियल लाइफ में कहीं पर आप ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना? देखिए जो लाइट हम देखते हैं उस लाइट की बात करते हैं, है ना? विजिबल लाइट को देखते हैं, राइट? और यहाँ पर एटम्स को हम नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, बट उस एटॉमिक सिस्टम को यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो इंटरेक्शन करते हैं। ये फिजिक्स है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो हमने लाइट प्रोवाइड करके यहाँ से एटॉमिक सिस्टम को पंप करके हायर एनर्जी स्टेट्स में शिफ्ट कर दिए, जिसकी लाइफ टाइम क्या है? बहुत ही शॉर्ट है, दैट इज 10 to the power -8 सेकेंड। ये ऑलरेडी आपको नोन है, right? The atoms in the excited state jump to the metastable state E2 by radiation-less transition just after 10 to the power -8 second, right? 10 to the power -8 second के बाद atomic system कहाँ चला जाएगा? So after 10 to the power -8 seconds, the atom from excited, highly excited state it goes to metastable state, where the stay time is longer. Stay time, that is lifetime, that is 10 to the power -3 second in the metastable state. So metastable state has longer lifetime, stay time, that is 10 to the power -3 second. So atoms in the metastable state can stay for longer period. It means अब यहाँ पर इसका लाइफ टाइम का रोल यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो एटम्स इन द मेटास्टेबल स्टेट कैन स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड, यानी कि यहाँ पर हम पंप करे जा रहे हैं एटम को, यहाँ पर ये इसको इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कराया जा रहा है। तो ये सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ द एटम्स गोज टू हायर एनर्जी स्टेट और यहाँ से बहुत ही फास्ट 10 to the power -8 सेकंड के बाद वो इस एटॉमिक सिस्टम में
थ्रू रेडिएशन-लेस ट्रांजिशन, दैट मींस इसमें कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है, राइट, इसमें ट्रांजिशन कर जा रहा है। इवन ये कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन हो रहा है, रैंडम ट्रांजिशन हो रहा है। तो रैंडम ट्रांजिशन का मतलब कि वहां पर वो लाइट मतलब फेज में नहीं है, उसको हम लेजर के फॉर्म में गेन नहीं कर सकते हैं, राइट। लेजर लाइट कोहेरेंट होता है, एक पार्टिकुलर फेज में वो फोटॉन्स इमिट होते हैं, दैट्स व्हाई दैट हैव इंटेंसिटी, लार्ज इंटेंसिटी, right? So the metastable has longer lifetime than stable -3 things. So atoms in the metastable state can stay for longer period. It means the population of atoms in the E2 is increasing with respect to population of atoms in E1. यहाँ पर हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को गेन कर ली है ना, क्योंकि लाइफ टाइम वहां पर डिफरेंस है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन वहां पर हो सकता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का यानी कि हमने देखा कि E2 में क्या है, N2 है नंबर ऑफ एटम्स, और E1 में क्या है, N1। E1 में N1 नंबर ऑफ एटम्स है, तो N2 ग्रेटर देन N1, N2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N1, राइट। ये तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन है, right? So therefore population inversion is achieved between the E2 and E1. So at this stage a photon is allowed to force the atoms in the metastable state to jump to the ground state and hence laser beam is obtained. हमने क्या कहा कि either हम external photons पे इंसिडेंट कर सकते हैं, या one of the atomic system that are present in the metastable that goes spontaneously to the lower energy state or ground state and emit a photon, and that photon acts as a stimulator, है ना। तो बाकी एटॉमिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, they will force the atoms in the metastable to jump to the ground state and hence laser beam is obtained. laser beam कैसे obtained होगा कि यहाँ पर एक फोटोन यहाँ से ये एटॉमिक सिस्टम स्पॉन्टेनियसली कह दे कि हो गया, फिर हम इस मेटास्टेबल स्टेट में हम फोटोन को इंसिडेंट करा सकते हैं, ये एक्सटर्नल फोटोन को, राइट। तो वो फोटोन उसको स्टिमुलेट करके, एटॉमिक सिस्टम को स्टिमुलेट करके यहाँ पर ट्रांजिशन करा सकता है, जंप करा सकता है, तो वो एक फोटोन इमिट करेगा, राइट। तो ये फोटोन फिर दूसरे एटॉमिक सिस्टम को, तो एक पहले वाला एक फोटोन यहाँ से इमिट होगा, दो जाएंगे, दो फोटोन दो एटॉमिक सिस्टम को इमिट कराएंगे, राइट, ट्रांजिशन कराएंगे तो 4 फोटॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमें बंच ऑफ फोटॉन्स मिलेंगे, वो भी कोहेरेंट सेम फेज में, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जिसको हम कहते हैं लेजर, राइट। तो विद इन 5 to 6 मिनट्स लेक्चर ओवर होगा, तो बाकी चीजें तो आज से क्लियर हो जानी चाहिए। At this stage, a photon is allowed to force the atoms in the metastable state to jump the ground state and hence laser beam is obtained. In this scheme, energy for excitation is supplied in the form of short flashes of light. Xenon flash lamp use करते हैं, लेजर में डिस्कस करेंगे। तो short flash of light, flashes of light use करते हैं excitation के लिए। So P-level laser operates in pulsed mode, right? ये pulsed mode में use होता है। That's why UV laser is also known as pulsed laser. वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि पल्स लेजर क्या है, तो दैट इज अ रूबी लेजर, राइट। तो बहुत ही फास्ट आप नेक्स्ट वन समझ लीजिए, ये अगर प्रीवियस वन समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, राइट। एनर्जी डायग्राम में आपको कुछ ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, राइट। जस्ट यहाँ पे मैं रीड आउट एक बार करता हूँ, आपको आई होप कि समझ में आएगा, सेम ही चीज है। So 4 energy level system में क्या है, 4 energies होंगे, that is E1, E2, E3 and E4, right? And E1 ground state हो जाएगा, E2 lower energy levels हो जाएंगे यानी, और E3 metastable states होंगे, और E4 higher excitable state। And this is the absorption band। ये pumping को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं, बस थोड़ा सा समझने के लिए कि किस तरह से एटॉमिक सिस्टम यहाँ से ग्राउंड स्टेट से यहाँ पर एनर्जी जब हम इससे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये पंप हो रहा है, एटॉमिक सिस्टम ट्रांजिशन हो रहा है, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। और ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। फिर ये यहाँ पर E3 और E2 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, क्योंकि E3 मेटास्टेबल स्टेट रिप्रेजेंट यहाँ पर, दिस इज द मेटास्टेबल स्टेट एंड दैट हैव लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड। प्रीवियस कॉन्सेप्ट एज इट इज यहाँ पर आप समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये लेजर को सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पर किया, तो स्टेप वाइज जस्ट इस तरह से आप कह सकते हैं that are involved, that various steps that are involved in 4 laser schemes, that is first one is
पंपिंग फ्रॉम E1 टू E4 हमें ग्राउंड स्टेट से हाईली एक्साइटेड स्टेट्स में एटॉमिक सिस्टम को पंप करती है, राइट। पंपिंग का मतलब कि लाइट एनर्जी, लाइट सोर्स है उसको हमने। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप दैट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन मेटास्टेबल स्टेट, दैट इज द मेटास्टेबल स्टेट। यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा यानी कि N3 ग्रेटर देन N2, N3 वेरी वेरी ग्रेटर देन N2। यहाँ पर एटॉमिक सिस्टम में डिफरेंस होगा एनर्जी स्टेट्स में, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एस्टिमुलेटेड इमिशन फ्रॉम E3 टू E2। इस एनर्जी स्टेट में क्या हो जाएंगे, एस्टिमुलेटेड इमिशन होगा, right? And lastly, E2 and E1, the atoms goes to ground state by a spontaneous emission from where they can again the pump to the E4। ये फिर यहाँ पर जो एटॉमिक सिस्टम हो गए स्पॉन्टेनियसली यहाँ से डिके हो जाएंगे, राइट। आपको आप कह सकते हैं सर यहाँ भी तो लाइट इमिट होगी, बट दिस लाइट इज इन इनकोहेरेंट वे, तो वो हमें लेजर के फॉर्म में हम इसको नहीं अचीव कर सकते हैं, लेजर के फॉर्म में उसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। स्पॉन्टेनियस एमिशन वो रैंडम फैशन में वो लाइट को बाउंस इमिट करता है, राइट। तो फिर वापस यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है, राइट। दिस प्रोसेस रिपीट्स इन अ साइकिल, वापस से पंपिंग होगा, फिर वही सेम प्रोसेस होगा और इस तरह से हमें लेजर लाइट कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलता है, राइट। तो सो एग्जांपल ऑफ दिस लेजर दैट इज द हीलियम नियॉन लेजर, दैट इज द 4 एनर्जी लेवल्स, राइट। अब इसको आप और अच्छे से ये जो हम लोगों ने डिस्कस किए और डीप में जाकर के हम हीलियम नियॉन लेजर के साइड में हम डिस्कस करेंगे कि वाकई में हीलियम और नियॉन के कौन से एनर्जी लेवल्स में लेजर को हम अचीव करते हैं जब लाइट उस पर इंसिडेंट करते हैं। उसी तरह से नियोडिमियम, इटर्बियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट लेजर, इसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे जो लेजर है वेरियस टाइप्स के, तो उसमें हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अभी जो रह गया उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये सब डिस्कस करेंगे, राइट। सो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।